हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं कार्मेंको एजुकेशन में। और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला लूँ कि आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। बल्कि यूँ समझ लीजिए कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है ना, ये हमारी एक फ़ी है, ठीक है। और सब लोग बड़ी बड़ी फ़ी लेते हैं और आप लोग दे भी देते हो ईजीली। हम केवल एक लाइक, एक शेयर एंड एक सब्सक्राइब मांगते हैं फ़ी के तौर पर, ठीक है। तो समझिए हमारी फ़ी है, और फ़ी को पे कीजिए और फटाक से वीडियो को आगे देखना शुरू कीजिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में समझना। चैप्टर 2 है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? मुद्रास्फीति, ठीक है। इन्फ्लेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति कैसे होती है, पहले इसको देखने के लिए टेबल जो है इसको समझ लीजिए, ठीक है। इस टेबल को एकदम रट लेना, दिमाग में लगा लेना, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे सिचुएशन ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है। उसमें आप देखेंगे इन्फ्लेशन में एक तो लिक्विडिटी होगी, फिर लिक्विड्स होगा, और फिर परचेसिंग ऑफ पावर होगी, ठीक है, कि खरीदारी की शक्ति कितनी है। तो लिक्विडिटी और लिक्विड्स में थोड़ा डिफरेंस रहेगा, देख लेना। अब देखो, जब सिचुएशन होती है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की, समझ रहे हो पहला नंबर पे, कि जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है तो लिक्विडिटी हाई हो जाती है। ऊपर एरो है, इसका मतलब लिक्विडिटी बढ़ रही है। और जब लिक्विडिटी बढ़ती है तो लिक्विड जो होता है वो कम हो जाता है, लिक्विड्स कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि रिवर्स काम करता है। लिक्विडिटी हाई हो जाती है तो लिक्विड कम हो जाता है, और परचेसिंग को पावर भी कम हो जाती है। देखो, लिक्विडिटी बढ़ रही है, ठीक है, पैसा बढ़ रहा है। अब पैसा बढ़ेगा तो लिक्विड कम हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, उससे परचेसिंग को पावर कम हो जाएगी, क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती रहेगी। और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि लोग खरीदना कम कर देंगे और परचेसिंग पावर कम हो जाती है। उसी के इन्वर्स चलता है डिफ्लेशन। जब डिफ्लेशन आता है तब क्या होता है, तब भी लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या, लिक्विड भी साथ में ज़्यादा हो जाता है और परचेसिंग को पावर भी बढ़ जाती है, यानी कि तीनों एक साथ ऊपर हो जाते हैं। तो डिफ्लेशन में याद रखना, लिक्विडिटी बढ़ती है तो लिक्विड भी बढ़ता है और परचेसिंग पावर, खरीदने की शक्ति भी बढ़ जाती है, ठीक। इसको ऐसा समझ लो कि सैलरी में अमाउंट बढ़ा, और अमाउंट बढ़ा तो आपका पैसा ज़्यादा आया, और पैसा आया तो आपने खरीदारी करना शुरू किया, लेकिन वस्तुओं का दाम नहीं बढ़ रहा, आप खरीदारी करे जा रहे हैं, आपका लिक्विड बढ़ता जा रहा है। इसके बाद एक टर्म आता है रिसेशन, ठीक है। रिसेशन कैसे होता है? रिसेशन में क्या होता है, लिक्विडिटी कम हो जाती है, यानी कि लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं होता, जॉब चली जाती है बहुत से लोगों की, ठीक है। अब रिसेशन आने वाला है तो जॉब चली जाती है तो रिसेशन आ जाता है। अब रिसेशन में क्या होगा कि लिक्विड्स जो होता है वो बढ़ेगा, लिक्विडिटी कम होगी, लेकिन लिक्विड जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि आपके पास, जैसे एक मान लो बॉस ने सैलरी आपको ना दी और आपको जॉब से निकाल दिया, तो बाय डिफॉल्ट आपकी सैलरी का अमाउंट बॉस के पास तो बचेगा, तो उसके पास लिक्विड तो उतना पड़ा हुआ है, लिक्विड नहीं कम हुआ, लिक्विड उतना पड़ा हुआ है। उसने अगर 10 एम्प्लॉय को जॉब से निकाला तो 10 एम्प्लॉय का लिक्विड उसके पास पड़ा हुआ है। अब वो क्या करेगा, उसके पास वहाँ पे क्या, खरीदने की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, यानी कि वो और मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीदेगा चीज़ें, वो और चीज़ें खरीदेगा, उसको खरीद कर फिर प्रोडक्शन में लगाएगा, लेकिन वो एम्प्लॉयज़ को कम कर रहा है, तो इससे परचेसिंग पावर बढ़ती है रिसेशन से। फिर आएगा डिप्रेशन। अब डिप्रेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी बहुत ही कम हो जाती है। ये जानना, लिक्विडिटी बहुत ही कम हो जाती है, ना के बराबर लिक्विडिटी, पैसा ही नहीं होता। और जब लिक्विडिटी बिल्कुल कम हो जाती है कि पैसे नहीं रहेगा तो लिक्विड्स भी कम हो जाएगा, पैसा ही नहीं है तो देंगे किसको, और जब पैसा रहेगा ही नहीं तो खरीदने की शक्ति जो है वो भी कम हो जाएगी। फिर एक आता है हाइपर इन्फ्लेशन, कि हाइपर इन्फ्लेशन कैसे हो गया, जब लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, लिक्विडिटी ऐसे बढ़ता है ऊपर चलती चली है कि पैसा तो बहुत है लेकिन लिक्विड नहीं है, वो पैसा उसके पब्लिक के हाथों तक नहीं पहुंच पा रहा। अगर पब्लिक के हाथ तक नहीं पहुंचेगा तो परचेसिंग पावर भी जीरो हो जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन इसको कहते हैं कि पैसा तो है लेकिन वो पब्लिक तक पहुंच नहीं पा रहा है एक तरह से, और इसमें क्या होगा, लिक्विडिटी जीरो हो जाएगी, लिक्विड्स, और जो परचेसिंग पावर खरीदने की शक्ति वो भी जीरो हो जाएगी। जब आपके पास पैसा नहीं आएगा तो आप कुछ खरीदोगे ही नहीं। अब देखते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन में इन्फ्लेशन, रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट तीनों चीज़ों को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। स्टैगफ्लेशन आप कहते हो ना, एक प्रकार से टैग करते हो कि आप फेसबुक पर टैग कर दिया, ट्विटर पर टैग कर दिया और व्हाट्सएप पर टैग कर दिया, तो उसी की तरह है टैग का मतलब क्या है, इसका मतलब जोड़ना एक प्रकार। तो अनएम्प्लॉयमेंट की बेरोजगारी है, रिसेशन है गरीबी हो रही है एकदम से, इन्फ्लेशन आ रहा है तो मुद्रास्फीति आ रही है, तो इन तीनों को जब जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है। ऐसे एक टर्म आता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है, करोड़पति हो और चीज़ें भी सस्ती हो, मतलब व्यक्ति तो करोड़पति है कि भाई इस पर करोड़ों रुपया है, अब चीज़ें महंगी होने के बजाय क्या होगा, चीज़ें सस्ती हो रही है उसके लिए कि भाई खरीदो और खरीदो। जहाँ उसको पहले दिख रहा था कि 10 रुपये में चीज़ खरीद रहा था, उसको डाउन कर दे, बोला आप 9 में खरीद लो, आप तो करोड़पति एक साथ खरीद रहे हो तो 9 में खरीद लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या है, डिप्रेशिएशन क्या है,
डिप्रेशन क्या है? डिफ्लेशन के बाद डिप्रेशन, बहुत गरीब और चीज़ें भी महंगी। मतलब आप गरीब हो, 2 जून की रोटी के लिए भी आपको तरह की ठोकरें खानी पड़ रही है, और फिर आपके पास चीज़ें महंगी हो गई हैं। भाई 10 रुपये की एक अमीर आदमी 9 रुपये में खरीद रहा है, उसके पास तो पैसा बहुत है, लेकिन आपके पास तो रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, तब आप 9 में भी कैसे खरीदोगे? तो आपके लिए तो चीज़ महंगी है। हाइपर इन्फ्लेशन कैसा है? करोड़पति हो फिर भी रोडपति, मतलब पैसा बहुत है लेकिन फिर भी वो कुछ खरीद नहीं सकता, तो इसको बोलते हैं करोड़पति, कर्जे में आ गया बेचारा, यही हो जाता है टर्म में, ठीक है। तो इन्फ्लेशन एक प्रकार का, यानी कि मुद्रास्फीति। अब इसके टर्म यानी कि एक वो समझ लेते हैं, इसकी एक डेफिनेशन क्या होती है इन्फ्लेशन की। देखो, जब लगातार वस्तुओं की कीमतें बाजार में बढ़ती हैं जिसके कारण हमारे खरीदने की शक्ति कम हो जाती है, ठीक है। व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज ड्यू टू विच आवर परचेसिंग पावर डिक्रीज। एक बात समझ लो कि जब भी इंक्रीज होगा तो अपोजिट उसका डिक्रीज ही होता है, ठीक है। एग्जाम में मैक्सिमम ऐसे पूछा जाता है, जब लगातार वस्तुओं की कीमतें बाजार में बढ़ती रहती हैं तो इसके कारण हमारी खरीदने की शक्ति कम हो जाती है। जैसे हुआ था कि भाई प्याज में देखा था आप लोगों ने 200 रुपये किलो प्याज पड़ गई, यानी कि वस्तु की कीमत बढ़ गई। और जब वस्तु की कीमत बढ़ी तो आपने बोला क्या यार, पहले 2 किलो प्याज लेते थे, बोला आधा किलो दे दे, सीधा आधा किलो पर आ गए। फिर बोला प्याज ही नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं, प्याज खाने छोड़ दो। बहुत से परिवार प्याज खाना छोड़ देते हैं। इसके बाद है डिफ्लेशन, यानी कि अपस्फीति। क्या होती है अपस्फीति? जब लगातार चीज़ों की कीमतें कम हो, जब लगातार चीज़ों की कीमतें कम हो जिसके कारण हमारे खरीदने की शक्ति बढ़ जाती है। लगातार चीज़ों की कीमतें कम होंगी। व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीजेज ड्यू टू विच आवर प्राइसिंग पावर परचेसिंग पावर इंक्रीजेज और व्हेन इन्फ्लेशन बिकम नेगेटिव। अब एक बात सोच लो कि अगर चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी और हमारी खरीदने की शक्ति बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा? इससे एक प्रकार का अपस्फीति की यानी डिफ्लेशन जैसी स्थिति आ जाएगी, यानी कि मार्केट डगमगाने लगेगी, क्योंकि आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर पीछे देखना पड़ेगा कि सप्लाई चेन में उतनी सप्लाई है या नहीं है। इसके बाद है रिसेशन। रिसेशन में क्या होता है? एक प्रकार से स्लो डाउन की बात की जाती है कि कुछ फ्यू सेक्टर यानी कुछ सेक्टर्स में, कुछ क्षेत्रों में इकोनॉमी के स्लो डाउन आ गए। जैसे कि अभी कुछ महीने पहले देख रहे थे आप लोग कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर उसमें स्लो डाउन आ गया, और जब ऐसे स्लो डाउन आता है तो क्या होता है? परचेजिंग पावर इफेक्ट हो जाती है, उससे लिक्विडिटी इफेक्ट होती है, और क्या होता है? एक लैक लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, और इन्वेस्टमेंट का जो एरिया है, लग्जरी का जो एरिया है, वो इफेक्ट होने लग जाता है इससे। यानी कि एक प्रकार से अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं मंदी। अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में कम खरीदारी को मंदी कहते हैं। जैसे मैंने अभी वो उदाहरण बता रहा हूँ आपको गाड़ियों का, ऑटोमोबाइल सेक्टर का, ठीक है। और आप जब ऑटोमोबाइल नहीं खरीद पाओगे तो इसको एक प्रकार से विलासिता की वस्तु भी बोलते हैं कि आप नहीं खरीद रहे हो, और फिर क्या होता है इससे कि जब आप परचेसिंग नहीं कर रहे तो आपको कुछ अच्छी गाड़ियाँ नहीं मिल रही और बहुत सारी चीज़ें आप नहीं खरीद पा रहे हो। कि आपको क्या लग रहा है कि जब आप देखो आपने गाड़ी खरीदना कम किया तो जो मैन्युफैक्चरर है, कार मैन्युफैक्चरर, उसने क्या किया? अपने एम्प्लॉय को छांटना शुरू कर दिया कि भैया गाड़ी नहीं बिक रही, आपको सैलरी नहीं दे सकता मैं। अब एम्प्लॉय को छांटना शुरू कर दिया। एम्प्लॉय को सैलरी देता था, इसका मतलब एम्प्लॉय को जब पैसा आता था तो वो कुछ खरीदारी करते थे। जब एम्प्लॉय को उन्होंने छांटना शुरू कर दिया तो एम्प्लॉय आगे खरीदारी नहीं कर पाएंगे, तो मार्केट में इसका मतलब सामान बिकना कम हो जाएगा, और जब सामान बिकना कम हो जाएगा तो आगे वही लोग गाड़ी खरीदने वाले हैं। तो ऐसे चेन बन जाती है, सर्कल बन जाता पूरा। यानी कि अगर एक भी इकोनॉमिक मतलब एक सेक्टर में मंदी आई तो उसका मतलब क्या, वो पूरे दूसरे सेक्टर को भी इफेक्ट करने लग जाते हैं धीरे धीरे। एक आएगा फिर उसके बाद डिप्रेशन, यानी कि महामंदी। जब मंदी हर एक क्षेत्र में आ जाए, यानी कि आप देख रहे हो कि कहीं जॉब नहीं है, वैकेंसीज नहीं है, जैसे कि अब कोरोना वायरस के बाद में लग रहा है कि मंदी हर क्षेत्र में आ जाएगी, सारी इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला, सब डूबने वाला। तो उस प्रकार से क्या होता है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस, जो रिसेशन है, वो हिट करता है ईच एंड एवरी सेक्टर को, जहाँ पर क्या है? लैक ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विड्स एंड परचेसिंग पावर, सब चीज़ें कम हो जाती हैं। हाइपर इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? जहाँ तरलता बहुत ज़्यादा होने के कारण वस्तुओं और खरीदने की शक्ति ना के बराबर हो, कि तरलता बहुत ज़्यादा हो गई लेकिन खरीदने की शक्ति नहीं बिल्कुल भी, कि कोई खरीद नहीं रहा, कि चलो हटाओ हम नहीं खरीद रहे। महंगाई, भागती हुई महंगाई इसको बोलते हैं कि भागती हुई महंगाई है। महंगाई बहुत भाग रही है कि आज एक चीज़ का दाम 10 रुपये था, 2 महीने बाद उसका चीज़ का दाम 15 रुपये हो गया, 2 महीने बाद फिर उसका दाम 20 रुपये हो गया। तो ऐसे महंगाई भागती रहती है। स्टैगफ्लेशन जो अभी आपको बताया, जहाँ पे मैंने 3 चीज़ों को, इन्फ्लेशन, रिसेशन और एम्प्लॉयमेंट को ऐड किया, जहाँ पर महंगाई, मंदी और बेरोजगारी तीनों एक साथ बाजार में बढ़ती है, कि महंगाई भी है और बेरोजगारी भी आ रही है। अब जब बेरोजगारी तो महंगाई तो अपना पाएगी, और फिर क्या है? मंदी भी आएगी कि भैया जब
देखो पहला आएगा टर्म बेरोजगारी कि आप बेरोजगार हो गए, और जब बेरोजगार हो गए तो आपके लिए क्या है, महंगाई बढ़ गई क्योंकि आप चीज़ें खरीद नहीं पाओगे, और जब खरीद नहीं पाओगे तो मंदी भी आ जाएगी। तो तीनों चीज़ें एक साथ आती है, इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति और जनित मंदी। अब आएगा टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का प्रकार क्या है। मुद्रास्फीति का प्रकार क्या है, देखो एक प्रकार होता है मुद्रास्फीति का रेंगती हुई मुद्रास्फीति यानी कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो ये क्या होता है, जहां महंगाई बहुत धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ती है, धीरे धीरे जाए, इसको हम 0 से 9% के बीच में लेते हैं, वेरी स्लो रेट पे ऊपर जाएगी, वेरी स्लो रेट पे बढ़ती हुई जाएगी धीरे धीरे, तो उसको बोलते हैं रेंगती हुई, एकदम से नहीं जा रही है कि इसको जाने में साल भर का भी समय लग जाता है, ये धीरे धीरे पर चलती है। एक होता है चलती हुई मुद्रास्फीति क्लॉपिंग इन्फ्लेशन, व्हेन इन्फ्लेशन इज लार्ज एंड एक्सेलरेटिंग, जहाँ महंगाई बहुत तेजी से भागे, जैसे आप एक्सेलेटर पैर मारते हो ना, दबाते हो और गाड़ी एकदम तेजी से भागती है, वैसे ही होती है कि एकदम अगर मंदी आई तो भागती चली जाएगी, भागती चली जाएगी, महंगाई तेजी से भागती चली जाएगी। और 1980 में ऐसी जो महंगाई थी वो रशिया में देखने को मिलती, रशिया इकोनॉमी में देखने को मिली थी, ध्यान रखना इसका। हाइपर इन्फ्लेशन में कैसा होता है, यहाँ पे क्या है, भागती हुई मुद्रास्फीति होती है, जब महंगाई हद से ज़्यादा हो जाती है एकदम कि महंगाई बहुत बढ़ गई कि यार आप एकदम देखते हो कि अरे इतनी महंगाई बढ़ गई, नमक पर रेट बढ़ रहा है और खाने पीने सब चीज़ों पर रेट बढ़ रहा है, एकदम से हो जाती है। अभी जो इस टाइम पर सिचुएशन चल रही है वो महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि आप देख रहे हो कि पीछे से मैन्युफैक्चरर सामान बनाने रहे, ठीक है, और जब वो सामान बनाने रहे तो बच्चा कुचा माल जो दुकानों पर रखा हुआ है लोग उसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइम कोरोना वायरस का जब ये टाइम चल रहा है, जबकि मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि जो दुकानदार है उसको डबल दाम पे बेच रहा है, तो क्या है एकदम से हाइपर इन्फ्लेशन आ रहा है, एकदम से महंगाई भाग रही है, हद से ज़्यादा हो रही है। और जर्मनी में वर्ल्ड वार के टाइम पर यह चीज़ देखने को मिली थी। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग बढ़ोतरी मुद्रास्फीति क्या है, जब महंगाई बढ़ती रहेगी और मांग के कारण आए, ऐसी बढ़ती महंगाई जो है वो मांग के कारण आए कि भाई मांग आ गई बहुत ज़्यादा, मैन्युफैक्चरिंग कम हुई, जैसे अभी कोरोना वायरस में सेम हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग तो बिल्कुल बंद है लेकिन लोगों को चीज़ें चाहिए, तो उसमें क्या हो गया कि डिमांड ज़्यादा लोगों की, भाई हमें ये भी दो, हमें ये भी दो, तो लोगों ने एक सामान इकट्ठा भी करना शुरू कर दिया, तो इसमें क्या हो गया कि भागती हुई महंगाई दिखाई दे रही है। एक है, इसके बाद है कोस्ट प्लस इन्फ्लेशन, मूल्य बढ़ोतरी मुद्रास्फीति, जहाँ महंगाई बढ़ती हुई कारक लगती है और ये कारक के कारण ही आती है, ठीक है। ठीक, अगला इसमें है टोटी मुद्रास्फीति, इसको एक बार बोटल नेक मुद्रास्फीति बोलते हैं, बोटल नेक इन्फ्लेशन ही बोलते हैं, जहां महंगाई गिरती हुई पूर्ति के कारण आती है कि भाई आपकी जो सप्लाई चेन है वो टूटने लगी, सप्लाई चेन कम होने लगी, तो इससे क्या होगा कि मैन्युफैक्चर पूरा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चर से लेकर के कस्टमर तक के बीच की सप्लाई चेन है वो टूटने लगी है आपकी, तो क्या होगा कि पूर्ति नहीं हो पा रही है और फिर आपका क्या हो रहा है, एक प्रकार से महंगाई आ रही है। और ऐसी महंगाई खासतौर पर कहाँ आती है, फसलों के बर्बाद होने से आती है कि आपने फसल तो अच्छी उगा ली, बहुत बढ़िया उगाई, लेकिन अचानक से बारिश पड़ गई या फिर फसल आपने काट भी ली, और काट करके जब आप उसको मार्केट में ले जा रहे हो तो मार्केट में आपको रेट अच्छा नहीं मिला, आप बेच नहीं रहे उसको, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में ले आने से पहले फसल बर्बाद हो जाती है, फूगी लग जाती है, फंगस लग जाती है, तो कई प्रकार के कारण हो जाते हैं फसलों के बर्बाद होने के भी। इसके बाद है कोर इन्फ्लेशन, कोर मुद्रास्फीति क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है कि खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं और ऊर्जा को, मतलब खाने पीने की वस्तुएं और ऊर्जा को हटाकर निकाली जाए, ठीक है, कि खाने पीने और ऊर्जा, मतलब हमें जो ड्रिंकिंग और क्या कहते हैं फूड जो मिलता है, हमें जो एनर्जी की चीज़ें मिलती है, उन सबको हटा दो और फिर समय देखते हैं कि भाई किस चीज़ में महंगाई आ रही है, किस चीज़ में कौन सी चीज़ें महंगी हो रही हैं। यहाँ पर महंगाई को लंबे समय के लिए निकाला जाता है, जैसे कि मान लो अभी मैंने एक सेक्टर की बात की, कौन सेक्टर था, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम महंगाई देख रहे थे, लेकिन वहाँ पे खाने पीने की वस्तु तो थी नहीं, क्योंकि खाने पीने की वस्तु और एनर्जी सोर्सेज को हमने वहाँ से बाहर निकाल लिया, और जब हम एनर्जी सोर्सेज को, फूड और एनर्जी को जब बाहर निकाल लेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा कि फिर एक देखेंगे भी ये लंबे समय के लिए महंगाई, यानी कि वो लंबी चल रही है, काफ़ी टाइम तक चल रही है। इसके बाद है हेडलाइन इन्फ्लेशन, शीर्षक मुद्रास्फीति क्या है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसको टर्म को जोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या है कि जो महंगाई होगी उसमें खाने पीने के यानी कि फूड्स को, आर्टिकल और एनर्जी को इंक्लूड कर देंगे हम,
और फिर निकाली जाएगी महंगाई, लेकिन ये छोटे समय के लिए होती है। तो याद रखना कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होती है वो छोटे समय के लिए होती है और कोर इन्फ्लेशन जो होती है वो लंबे समय के लिए निकाली जाती है। ये जो टाइम पीरियड यहाँ पे लिखा है ना, वो टाइम पीरियड मैं आपको दिखा देता हूँ कि टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। दिखा लंबे समय के लिए और ये छोटे समय के लिए, तो वो सीधा क्वेश्चन दे देंगे स्टेटमेंट में कि दोनों में से लंबे समय के लिए कौन सी, छोटे समय के लिए कौन से। तो आप याद रखना जो कोर इन्फ्लेशन है जिसमें महंगाई निकालने के लिए खाने पीने की वस्तु और एनर्जी को निकाल दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया, वो क्या होगी, लंबे समय के लिए होगी, और जिसमें इंक्लूड कर दिया गया वो छोटे समय के लिए होगी। अब इन्फ्लेशन, कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई निकालने के तरीके क्या है, ये दो प्रकार के तरीके होते हैं, मेथड हैं दो प्रकार के, उसको आप देख लो यहाँ पर। एक होता है WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, यहाँ पे इसको बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक, जब थोक मूल्य को लेकर महंगाई निकाली जाए। अब इसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट प्राइस ऑफ करंट ईयर, ठीक है, यानी यहाँ पे रखेंगे आप एग्रीगेट प्राइस ऑफ करंट ईयर ऑफ, माइनस करेंगे एग्रीगेट प्राइस ऑफ बेस ईयर, जो बेस ईयर मारेंगे उसको से हम इसको माइनस करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एग्रीगेट प्राइस ऑफ बेस ईयर से, ठीक है। तो टोटल कमोडिटी हमारी कितनी जो इन वस्तुओं में आती है, जो W, इतना याद रखना, ये कोई नहीं पूछता इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कोई नहीं पूछेगा, बस आपकी हेल्प के लिए मैंने दिया है यहाँ पर। यहाँ पूछेंगे कि टोटल कमोडिटी कितनी है, कुल वस्तुएं कितनी है, तो 676 वस्तुएं इसमें हैं, और WPI का जो बेस ईयर है वो पूछते हैं, वो है 2011 से 12, ये याद रखना। WPI का बेस ईयर क्या है, 2011 से 12, ठीक। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्या, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, फिर बोलूँगा ये फॉर्मूला कोई नहीं पूछेगा, फॉर्मूला बस मैंने आपके हेल्प के लिए दे दिया, जिसको चाहिए वो नोट कर लेना, नहीं तो मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये उपभोक्ता मूल्य को लेकर महंगाई निकालते हैं कि उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर तक, अब यहाँ पर दिख रहा है ना सीधे, उपभोक्ता लिखा है तो उपभोक्ता पे निकालेंगे इसको कैलकुलेट करते हैं AP एग्रीगेट प्राइस वाले पे, और सेम फॉर्मूला वही है, इनटू 100 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखना टोटल कमोडिटीज में कितनी है, इसमें दो अलग अलग टाइप से ऐड करते हैं, क्योंकि देखो पहले वाले में, अगर मैं यहाँ पहले वाले में दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पूरे होलसेल प्राइस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब पूरे इंडिया के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे टोटल कमोडिटी आ जाएगी। लेकिन जो सेकंड वाला है इसमें क्या है कि ये उपभोक्ता ऊपर चल रहा है। उपभोक्ता दो प्रकार से होते हैं, एक तो होता है गाँव में, एक शहर में होता है, यानी कि रूरल में और अर्बन एरिया में। तो गाँव में क्या है 448 कमोडिटी डाली गई, और शहरों में क्या है 460 कमोडिटी डाली गई हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दो अलग अलग वस्तु डाली गई, तो ध्यान रखना। और इसका जो आधार वर्ष है, बेस ईयर है, वो कितना है, 2018। तो CPI का जो आधार वर्ष रखा गया है वो 2018 है, और WPI का आधार वर्ष कितना है, 11 से 12। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और भारत में CPI के तरीके से महंगाई निकाली जाती है, ये भी याद रखना। एक बार हुआ था कि WPI से निकाली गई थी, लेकिन फिर उस बात को मेथड को चेंज कर दिया और CPI पे ही वापस ले आए। तो इंडिया में क्या हो रहा है, CPI मेथड को कैलकुलेट करके इन्फ्लेशन निकाला जाता है, ये याद रख लेना। अब इसमें कुछ और टर्म देख लो, डाटा कलेक्शन फॉर इन्फ्लेशन, कि डाटा कौन कलेक्ट करता है, वो करता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, ये इन्फ्लेशन का डाटा कलेक्ट करती है। और कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन ये कौन करता है, ये करता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो याद रखना डेटा कलेक्शन के लिए NSSO है, और कैलकुलेशन के लिए कौन है, CSO है। और अक्यूमुलेंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, ये RBI करता है, ठीक है। जो अनाउंसमेंट करता है इन्फ्लेशन का वो कौन करेगा, RBI। तो तीनों अलग अलग है, अलग अलग काम है। ऐसा नहीं कि RBI अनाउंस करा तो RBI निकाल रहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। निकालने का काम किसी और का है, कलेक्ट करने का काम किसी और का है। इसके बाद कुछ और नोट करो, देखो इसमें 3 प्रकार के सेक्टर बना दिए गए हैं। एक आता है प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक वस्तुएं। इसमें कुछ एग्जाम्पल डाल देते हैं हम, फिशिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया और डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया। तो इन सबको हम देते हैं प्राइमरी, यानी कि एक प्रकार से समझ जहाँ से हमको रॉ मटेरियल मिल रहा है। भाई जमीन में आप चीज़ें उगा दो, ठीक है, एग्रीकल्चर करो, फिशरिंग करो, माइनिंग करो, ये सब चीज़ें क्या है, रॉ मटेरियल एक प्रकार की, क्योंकि यहाँ से हमको रॉ मटेरियल मिल जाता है कोई भी चीज़ आगे बनाने के लिए। इसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर, इसको हम बोलते हैं एक प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। इसमें क्या होता है कि उत्पादन क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र, यानी कि आप जो रॉ मटेरियल आपने निकाला है उसको आप उत्पादन की तरफ ले जाओगे, आप उससे नए नए आइटम बनाओगे। फिशरिंग से क्या होगा कि आप फिश का ऑयल बना लोगे, या उसके साथ में कोई बहुत सारी दवाइयाँ बनती है वो बना लोगे, कुछ मिनरल्स बनते हैं। एग्रीकल्चर में जो फूड प्रोडक्ट्स है उनके आप बहुत सारा आइटम बना कर मार्केट में बेच सकते हो। माइनिंग के द्वारा आप मिनरल्स निकालोगे, फिर उनको प्योरीफाई करके आप मार्केट में बेच सकते हो, स्टोन निकाल सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आती है। इसके बाद होता है थर्ड सेक्टर, होता है टर्शियरी सेक्टर, इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर, यानी कि सेवा क्षेत्र। इसमें से मार्केटिंग आती है, टीचिंग आती है, सेलिंग आती है। तो इस प्रकार से बैंकिंग सेक्टर आता है, इंश्योरेंस सेक्टर आता है, ये सब आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये सर्विस प्रोवाइड किसको करते हैं,
प्राइमरी सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को और खुद टर्शियरी सेक्टर को भी, सबको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के कर्व पूछे जाते हैं। तो कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है फ्लिप कर्व, ठीक है। फ्लिप कर्व क्या है? ये महंगाई और बेरोजगारी के बीच उल्टा संबंध बताता है हमेशा। जब भी फ्लिप कर्व आपका होगा तो ये क्या करेगा कि महंगाई और बेरोजगारी के बीच में उल्टा संबंध बताएगा, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब महंगाई का असर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन का असर क्या होता है? पहली बात है क्या, ऋण और ऋणदाता के ऊपर पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे क्या, ऋणी को फायदा होता है ऋणदाता से, ठीक। अब एक प्रकार से ऋणी कौन होता है, ऋणदाता कौन। देखो इन्फ्लेशन क्या है कि मान लो कि आपने किसी को 1000 रुपये दिए, 1000 रुपये दिए, ठीक है। अब उसने क्या किया कि आपके 1000 रुपये आपको 5 साल के बाद लौटाए। अब पहले 1000 रुपये में कितनी चीज़ आती थी, 50। मान लो 1000 रुपये पहले 1000 टॉफ़ी आप खरीद लो, चलो टॉफ़ी ले लेते हैं, छोटा बच्चा हमारा समझना अपना, आपको टॉफ़ी ले ली कि 1000 रुपये पहले आप 1000 टॉफ़ी खरीद सकते थे। 5 साल बाद आप 1000 रुपये में केवल 500 टॉफ़ी खरीद पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका अमाउंट तो कितना था, 1000 रुपये था। वो तो आपको जो आपका कर्जदाता है वो तो आपको कितना देगा, 1000 रुपये देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऋणी को ज़्यादा फायदा होता है ऋणदाता से, ठीक है। तो क्योंकि अब आपको केवल 1000 रुपये में 500 टॉफ़ी ही खरीदने को मिल रही है, तो इस वजह से ये देखा जाता है। इसके बाद होता है निर्यातक और आयातक, यानी कि एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर पर इसका इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का। इसमें जो निर्यातक होता है वो ज़्यादा फायदे में होता है, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब भी इन्फ्लेशन होता है यानी कि जो आपका जो रेट है, प्राइस है, वो गिर जाता है, आपकी जो करेंसी है उसका वैल्यू गिर जाती है। और जैसी वैल्यू गिरेगी तो दुनिया की इंटरनेशनल मार्केट जो आपको देखेगी, अरे इसका तो पहले जो एक रुपये में ये 1000 चीज़ बेच सकता था, फिर 1000 रुपये में एक चीज़ बेच रहा था। अब मान लो प्राइस गिरने के बाद आप 500 रुपये में एक चीज़ बेच रहे हो, 500 रुपये में आपने एक चीज़ को बेचना शुरू कर दिया, तो उनको लगेगा भाई अब तो 1000 रुपये में हम 2 चीज़ खरीद सकते हैं इनसे, इसकी मार्केट से माल उठाया जाए। तो क्या करेंगे, जितने भी ऑल वर्ल्ड के जो इम्पोर्टर्स हैं या खरीदाता है, कंज्यूमर है, वो सब हमारी तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो चाइना क्या करता है, चाइना ने ज़्यादातर पैसा ऐसे कमाया, चाइना क्या करता है, बार बार अपने करेंसी को डाउन कर देता है, गिरा देता है, इन्फ्लेशन में ले आता है, ठीक है। जिससे कि लोग क्या करते हैं, देखते हैं अरे भाई चाइना की तो अमाउंट गिर गया, अब चाइना का माल खरीद लो। और चाइना धबाधब अपना माल बेचता है, इसलिए वो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर बना हुआ है। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन ऑफ इकोनॉमी कैसे होगा, देखो सबसे पहले होता है कि आरबीआई की कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज होती है, ठीक है। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मौद्रिक नीतियों में बदलाव करता है, वो देखता है समय समय पे कि भाई किस प्रकार की पॉलिसीज समय पे है। और देखो जैसे एक बात समझ लो कि 2010 में आप लोग किसी रूल के अकॉर्डिंग चल रहे थे, लेकिन जैसे मान लो 2010 में आपके पास कीपैड वाला एक फ़ोन था, अगर आज आपके हाथ सबके हाथ से टच स्क्रीन फ़ोन लेके 2020 में और मैं कीबोर्ड वाला फ़ोन दे दूं कि सबके आप कीपैड वाला यूज़ करेंगे, तो आधे लोगों को तो चलाना भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि समय के हिसाब से बदलाव जरूरी है। तो आरबीआई भी करता है कि जैसे समय बीत रहा है तो मॉनेटरी पॉलिसी को बदलता रहता है कि भाई अब मॉनेटरी पॉलिसी इस प्रकार से हो जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल रूल बनाती है, यानी कि सरकार राजकोषीय नीतियों में बदलाव करती है, कुछ कड़े कानून बनाती है कि भाई किसी प्रकार से राजनीतिक जो क्या कहते हैं राजकोषीय नीतियाँ जो हैं भाई किस प्रकार से चलेंगी, क्योंकि वही है समय के साथ बदलाव जरूरी है और बदलाव के हिसाब से राजकोषीय नीतियाँ बदली जाती हैं। और क्या करते हैं, कभी कभी टेम्पररी बैन कर देते हैं एक्सपोर्टर को, ठीक है। इंपोर्टर को खुला छोड़ देते हैं कि आप इंपोर्ट करो, लेकिन एक्सपोर्टर को बैन कर देते हैं कि भाई तुम ज़्यादा फायदा उठा रहे हो, इससे इकोनॉमी डूब सकती है, तो निर्यात को बंद कर देते हैं कभी कभी, ठीक। और कभी कभी क्या करते हैं, आयात में लगे करों को कम कर देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि आयात को आप बढ़ावा दे रहे हो, निर्यात को कम कर रहे हो। जब आप आयात को बढ़ावा दे रहे हो तो आप क्या करोगे कि उसमें जो लगने वाले टैक्स है उनको कम कर देंगे, भाई टैक्स आपको कम कर देंगे और आप इससे ज़्यादातर चीज़ें खरीद सकते हो। इसके बाद एक लास्ट आता है इसमें एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। ये अभी हाल ही में बहुत न्यूज़ में, क्योंकि कोरोना की वजह से एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया है, जिससे कि लोगों को कुछ रोज़मर्तबा की ज़िंदगी के लिए चीज़ें मिल जाए, क्योंकि पूरा का पूरा भारत लॉकडाउन पड़ा है और लॉकडाउन के समय में इसी प्रकार के जो एसेंशियल सर्विस होती है वो जो एक्ट है वो लागू कर दिया जाता है, जिससे कि लोगों को चीज़ें मिल सकें। तो ये था आपका इन्फ्लेशन का एकदम क्रैश कोर्स शॉर्ट नोट्स के अंदर एक लेक्चर। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को बार बार देखिए और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ये हमारी छोटी सी फीस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।